सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके एक ही ऑफिस है, तो वो ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। कोई भी थैली लेके जा रहा है, कोई गरीब आदमी काम का थैली लेके जा रहा है, अरे लाओ लाओ इधर लाओ, प्लास्टिक थैली बैन है, फाइन करेंगे, जुर्माना करेंगे 500। अरे वो कह रहा भाई ये थैली बैन नहीं है, ये थैली सिली हुई है, बैन नहीं है। कह नहीं, सारी प्लास्टिक की थैलियां बैन है। ये मैं मेरा जो फील्ड का अनुभव है वो बता रहा हूं आपको। इसलिए इसमें भी जो स्टैंडिंग कमेटी ने ये एक एप्रीहेंशन रखा था कि इंटरप्रिटेशन के मसले पे जनता को तकलीफ हो सकती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे प्लास्टिक की थैलियां बैन की और स्टेट कंट्रोल बोर्ड एक स्टेट में है, ऐसे ही ये इतनी सर्विसेज आप इसके साथ जोड़ रहे हो गुड्स के साथ, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि डीजीएफटी तो कैपेबल नहीं हो और बीच में दलाल पैदा हो जाए सर्विसेज देने के लिए। इसके लिए सरकार को सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा इंप्लीमेंट होने में दिक्कत आएगी। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं। अगला जो बिंदु मैं जो रखना चाह रहा हूं वो मैं सभापति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, लीगल इश्यू है। ये बिल कहता है कि the bill states that all license for import and or export shall be regulated only under this act. This will override provision under all other acts. ये क्लॉज 3 कहता है। क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी और एक्ट जो होंगे वो इसके ओवरराइड, ये बिल इसको ओवरराइड करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि कोई विदेशी बैंक भारत में आना चाहता है तो उसमें आरबीआई का रेगुलेशन लागू होगा या इस बिल का रेगुलेशन लागू होगा? क्योंकि फाइनेंस सर्विसेज इसमें आपने जोड़ी, आरबीआई की एक अलग अथॉरिटी है। इसी तरह कम्युनिकेशन में कोई सर्विसेज आना चाहती है तो इस पे ट्राई का नियम लागू होगा या इस एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी? ये एक अनसर्टेनिटी स्टैंडिंग कमेटी ने भी जिक्र की थी और ये अनसर्टेनिटी आज भी बनी हुई है, क्योंकि इसमें क्लॉज में अलग अलग चीजें दी हुई है। क्लॉज 3 तो ये कहता है जो मैंने अभी बताया कि दिस विल ओवरराइड प्रोविजन अंडर ऑल अदर एक्ट, और आगे ही 19 में कुछ और लिख देते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट सर्विसेज प्रोवाइडर्स विल नो लॉन्गर रिक्वायर टू बी लाइसेंस्ड एटलीस्ट फॉर फॉरेन ट्रेड इन सर्विसेज बाय द रेगुलेटर on other sector under this own laws. Reserve Bank of India regulates the entry of foreign bank under the Banking Regulation Act 1949. This may lead to uncertainty about which regulator or ministry has jurisdiction to license cross-border trade in the relevant sector. ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अनसर्टेनिटी को ये दूर करेंगे या नहीं करेंगे। अगला मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत ही अच्छा पवित्र उद्देश्य कि हम यहां की जो एसएसआई सेक्टर की जिन इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई सेक्टर है, उसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाना चाहते हैं। ये इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है और इस बिल में भी लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ और गेट एग्रीमेंट के बाद पूरा संसार खुल गया, यहां कोई इंडस्ट्री वाला कोई उत्पाद करता है वो ब्राजील में जाके बेच सकता है, ब्राजील वाला इंडिया में आके बेच सकता है, खुल गया है, ठीक है। लेकिन क्या जो अमेरिका में सुविधा है एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को, वो इंडिया में अवेलेबल है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका में कोई आदमी अगर सेटअप करेगा, इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेगा या बड़ा ग्रुप बनाएगा, उसको 2 या 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज उपलब्ध है। क्या भारत में 2 या 3% कर्ज पे उपलब्ध है ऋण? अगर नहीं है तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुआ? ऐसे बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ढूंढना पड़ेगा आपको कि इंग्लैंड में, अमेरिका में क्या इंडस्ट्रीज को सुविधाएं मिल रही है, क्या ये सुविधाएं यहां मिल रही है? मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि सरकार कभी कभी कोई नोटिफिकेशन से बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, फिर मैं बात कर रहा हूं,
जैसे एक इनकम टैक्स में ई सबमिशन शुरू किया कि अगर कोई आदमी चाहे इनकम टैक्स जमा नहीं कराया समय पे तो कंप्यूटर में बैठा बैठा घर से ही अपना सबमिट कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा। तो ये समझा गया लोगों ने कभी ई सबमिशन शुरू किया तो ई रिफंड भी होगा, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ई सबमिशन ही है, ई रिफंड के लिए तो आपको दफ्तर आना ही पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन अगेन ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये जो इंटरप्रिटेशन का जो मैटर है, इस पे सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। कहीं अपन को इंटरप्रिटेशन कहते हैं और फिर कहते हैं नहीं यही लागू होगा। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने एक प्रीकॉशन दिया, इस प्रीकॉशन पे मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि ये कहीं ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा वो इन्होंने लिया कि नहीं लिया। जैसे अभी ये शब्द इन्होंने कहा हमने हटा दिया, बहुत अच्छा किया आपने, ग्रेवली क्लॉज 8 में शब्द हटा दिया। तो एक चीज इन्होंने मेरे समझ में नहीं आ रहा कि नेचुरल जस्टिस को भी इनकार कर दिया। अब जैसे सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, सब जगह लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज करे तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। इसमें यह लिख दिया कि कोई भी ऑफिसर किसी भी आदमी का लाइसेंस सीज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, आंकड़े देख सकता है, कोई भी आदमी। उसमें ऑफिसर सब लिखा है, रैंक नहीं लिखी। और ये और लिख दिया कि उसको सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी अपन बिल ला रहे हैं क्या? आगे लिखा है कि 6 महीने बाद उसको सुनवाई का अवसर मिलेगा। भाई 6 महीने क्यों? जब उसने कहा नहीं ये गुड्स मेरी ठीक है, मैं इसके कागज दिखाना चाहता हूं, तो वो डीजीएफटी का जो ऑफिसर है उसमें रैंक नहीं लिखी, रैंक लिखनी चाहिए। क्या डिप्टी डायरेक्टर जनरल होगा या ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल होगा, कुछ रैंक का आदमी में होगा, कोई भी आदमी आकर के किसी को भी तंग कर सकता। तो इसमें रैंक लिखना जरूरी है, हर एक्ट में रैंक है। मैं ये कह रहा हूं आईपीसी सीआरपीसी में भी लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज करेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो इसमें क्यों नहीं लिखा? और इसमें ये और लिख दिया कि नेचुरल जस्टिस भी इसको सुनाए, उसको 6 महीने के बाद सुनने का अवसर दिया जाए। क्यों भाई? जब आप लाइसेंस रद्द करोगे, गुड्स उसकी सीज करोगे, उसका वो कहेगा मेरे ये गुड्स ठीक है, अपना अकाउंट दिखाना चाहता है, बिल दिखाना चाहता है, लेकिन नहीं, बोला नहीं सुनेंगे हम। तो ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, इस पे भी अमेंडमेंट आना चाहिए। आपने ये जो शब्द हटाया उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये ग्रेवली शब्द में मैं बोलने वाला था, देखिए कि हटा दिया, इसके लिए तो मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नेचुरल जस्टिस वाली बात पे भी आप ध्यान रखें। मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि बिल के उद्देश्य पवित्र हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन का मसला है, जैसे मैंने और अधिनियमों में ऐसा आता है, उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशें की है, उस सिफारिश को भी ध्यान रख करके अगर मंत्री जी इस बिल को अमेंडमेंट करेंगे तो ये देश के लिए भी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए भी ये बिल फायदे का काम होगा। इतनी बात कह करके माननीय सभापति जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।